सभी लोग कार से उतरते हैं और साथ में कुछ पपेर बेग बाहर निकाल लेते हैं। बाहर खड़े बहुत से लोगों को देखकर माही डर जाती है और माही सभी को वह से वापस चले को कहती है, लेकिन युग सभी को डरने से मना करता है और सभी को घर के अंदर चलने को कहता है और बाकी सब उसके ऊपर छोड़ने को कह देता है। जिसके बाद सभी घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बाहर खड़े लोग उन्हें अंदर जाने मना करते हैं। लेकिन माही उन सभी से कहती है वह उसी का घर है, जिस वजह से वह फिर उन्हें कोई नहीं रोकते हैं। युग पूरे जगह की नजरें दौड़ाता है और वह देखता है कि घर चारों बहुत से काले कपड़े वाले लोग खड़े हैं और वहां रखे सामानों को यहाँ से वहां फेंक रहे हैं। जिसके बाद वह चारों अंदर जाते हैं ततो सभी देखते हैं कि भावेश भगरा एक सोफा पर चुपचाप बैठा हुआ है और बाकी के लोग भी वहीं पर बैठे हुए हैं। लेकिन उन सभी के बगल में कुछ लोग रोड लिए खड़े हैं, जैसे उन्हें कहा गया हो कि अगर कोई भी होशियारी करे तो उन्हें मार डालना। और उन सबके सामने आकाश शर्मा बैठा हुआ है, धनंजय शर्मा का बेटा। तभी सभी लोग माही की तरफ देखने लगते हैं, जो युग, यशोदा और देवकी के साथ घर एक अंदर आ रही है। भावेश को देवकी, युग और यशोदा का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उन्हें कहाँ देखा है। जिसके बाद आकाश भी पीछे पलटता है और उन सभी को देखने लगता है और कहता है, क्या बात है युग, तुम भी यहाँ पर आ गए। मुझे तुम्हारे बेटे से बदला लेना था, लेकिन कोई नहीं, उसके बाप से ही आज काम चला लेता हूँ। और अपने आदमियों से कहता है, पकड़ लो इन सब को भी और इस दक्ष के बाप के हाथ पैर तोड़ डालो। लेकिन जैसे ही वह लोग युग के पास पहुँचे, वैसे ही युग ने एक आदमी एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उस इंसान का सर घूमने लगा और वह बेहोश हो गया। यह देखकर बाकी के लोग रुक जाते हैं और युग को देखने लगते हैं। जिसके बाद युग उन सभी को देखते हुए कहता है, बेटे को चोट पहुंचाने से पहले उसके बाप से मिल लो, फिर बेटे से मिलना। इतना कहने के बाद युग फिर यशोदा, देवकी और माही को बैठने का इशारा करता है। जिसके बाद वह लोग बैठ जाते हैं, लेकिन युग नहीं बैठता है। इसके बाद वह आकाश की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर कोई अच्छे काम से आए हो, इसलिए मेरी एक ही सलाह है कि यहाँ से जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ, वरना कहीं तुम्हारे हाथ पैर ना टूट जाए। युग की बात सुनकर आकाश को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है, को मारकर हीरो बन रहे हो, बाहर मेरे और भी लोग खड़े हैं। अगर मैंने एक आवाज दी ना तो सब मिलकर तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे और फिर बाद में अंतिम संस्कार के लिए लाश भी नहीं मिलेगी। तभी यशोदा आकाश को देखते हुए कहती है, अरे मेरे पति को गुस्सा मत दिलाओ, वरना इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बाद में मत कहिएगा कि मैंने पहले बताया नहीं। और फिर युग की तरफ देखते हुए कहती है, आप इन सब को संभाल लेंगे क्या? जिसके बाद युग हाँ में अपना सर हिलाता है और घर के अंदर मौजूद आकाश के सभी लोगों को देखे हुए कहता है, यहाँ लड़ेंगे तो घर का बहुत सा सामान टूट फूट सकता है, इसलिए सब बाहर चलो ताकि भागने के लिए तुम्हें रास्ता भी मिल जाएगा। इसके बाद आकाश अपने सभी आदमियों को युग के साथ बाहर जाने को कहता है और वह सभी लोग बाहर चले जाते हैं। उन सभी के बाहर जाने के बाद वहां पर सिर्फ आकाश बचता है और माही और उसके घर वाले और देवकी, यशोदा। जिसके बाद माही अपने परिवार के सभी लोगों से देवकी और यशोदा को मिलवाती है। जिसके बाद सभी आपस में बात करने लगते हैं। जिसके बाद देवकी सभी के लिए पेपर बैग्स से कुछ बॉक्सेस निकालती है और सभी को देती है और कहती है, हम पहली बार आपके घर आ रहे थे, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम आप सब के लिए क्या लाए, इसलिए हमसे जो बन पाया हम वो ले आए। जिसके बाद भावेश कहता है, अरे बेटी, तुम लोग यह सब ना लाते तो भी चलता, वैसे भी पाप के बेटे दक्ष का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है, जिसे मैं कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। भावेश इतना कहा ही था कि बाहर से युग की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर आशुतोष की पत्नी भवानी अपने बड़े
बेटे अभय से कहती है, बेटा जाओ बाहर देखो अंकल को कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन तभी यशोदा अभय को रोकते हुए कहती है, रुको बेटा, बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो बाहर सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन आंटी अंकल बाहर अकेले हैं, मुझे जाने दीजिए, मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं भी मार्शल आर्ट जानता हूँ, कुछ लोगों में भी संभाल सकता हूँ। जिसके बाद आकाश कहता है, अभय यह ठीक कह रही है, बाहर मत जाओ वरना तुम्हारे भी हाथ पैर टूट सकते हैं। लेकिन तभी यशोदा बीच में बोल पड़ती है और अभय से कहती है, हाँ बेटा यह ठीक कह रहे हैं, बाहर मत जाओ, तुम्हारा बाहर कोई भी काम नहीं है, कुछ देर में मेरे पति वापस आ जाएंगे। यशोदा ने इतना कहा ही था कि उन स्बाहे को एक जोरदार बिजली के चमकने और बादल के गरजने की आवाज सुनाई देती है और भावेश सभी से कहता है, यह अचानक मौसम कैसे बदल गया। जिसके बाद वह बाहर जाने के लिए उठता है, लेकिन यशोदा उन्हें भी बाहर जाने से मना करती है और कहती है, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, मौसम कुछ देर में शांत हो जाएगा। तभी आकाश कहता है, आज तुम्हारा पति मरने वाला है। जिसके जवाब में यशोदा हंसते हुए कहती है, मेरे पति सामने 100 लोग हथियारों के साथ भी आ जाए तो कोई भी उनका बाल तक नहीं छू नहीं सकता है। कुछ देर में पता चला जाएगा कि कौन मरने वाला है और कौन नहीं। यशोदा की बात खत्म होते ही बाहर से आकाश लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर आकाश के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। आकाश ने जब बाहर अपने आदमियों के दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। जिसके बाद वह मन में कहता है, यह कैसे हो सकता है, मेरे साथ जो लोग आए हैं वह सभी लोग अच्छे फाइटर हैं जिन्हें अभी ने खुद सेलेक्ट किया है, जो अगर एक साथ आ जाए तो किसी को भी मारकर एक तरफ कर सकते हैं। लेकिन यह युग उन सब को ऐसे कैसे पीट सकता है। नहीं, शायद मुझे कोई गलत फहमी हो रही है, वह सब किसी से हार ही नहीं सकते हैं। आकाश यह सोच रहा था और वही दूसरी तरफ उसके घर में राजीव, शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला अपने घर के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी उन्हें कुछ सेकंड पहले आसमान बिजली और बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी, जिस वजह से वह लोग रुक गए और आसमान में देखने लग गए। क्यों उन सभी को आसमान में एक अनजान शक्ति के होने का एहसास होता है जो उन सभी के लिए नया था, जिसे महसूस करने के बाद राजीव कहता है, यह क्या हुआ। अब लगता है इस शहर में बहुत से राज है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। जिसके बाद चंद्रकला कहती, हाँ कहीं यह शक्तियां उन सफेद कपड़ों वालों की तो नहीं है जिनसे हमारा सामना रात में हुआ था। तभी वह पर अभी आ जाता है और कहता है, चाचा को कुछ सुराग मिले थे हमारे चोरी हुए सामान का, लेकिन उनका सामना दक्ष के पिता उग से हो गया और वह हमारे आदमियों को बहुत पीट रहा है। अभी की बात सुनकर शकुंतला, भार्गव, चंद्रकला हैरान हो जाते हैं और राजीव की तरफ सवालिया नजरों देखने लग जाते हैं और राजीव उन तीनों को देखते हुए कहता है, मैं सब एक बार में ही बता देता हूँ, सुहास का एक पूरा परिवार है। मैं सुहास के परिवार को यानी उसकी पोती शिवानी को अपना हथियार बनाकर उससे अपना काम निकलवाने की सोच रहा था, लेकिन पता नहीं उसका पोता कहाँ से बीच में आ गया और तब से यह सब मुसीबत शर्मा परिवार के सर पर नाच रही है। इसके बाद वह अब तक जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ उन तीनों को समझाता है। राजीव की बात सुनकर चंद्रकला कहती है, लेकिन हमने तो सुहास के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था ना। जिसके जवाब में राजीव कहता है, वह सुहास का परिवार नहीं था, उसने कुछ लोगों को गोद ले लिया था और अपने दोनों बेटों को हमारी नजरों से छुपाकर बड़ा कर रहा है। और यह युग उसका बड़ा बेटा है और शिखर दूसरा बेटा है और सुहास के 2 पोते और 1 पोती है, जिसकी शादी मैं अभी से करने की सोच रहा था। लेकिन यह युग बीच में आ जाया करता था और अब उसका बेटा भी बीच में आ जाया करता है और अब तो शिखर का बेटा शिव कुछ बदल गया है और अब वह भी हमारे काबू में नहीं रहा है। जिसके बाद भार्गव कहता है, क्यों न हम सुहास के परिवार के किसी सदस्य को किडनैप कर ले और सुहास
से अपना काम निकलवाने की कोशिश करे, जिसके जवाब में राजीव कहता है, मैंने कल रात शिवानी को अगवा करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे शिवानी उनके घर में कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास रहती है जो उसे हमारी नजरों से बचाकर रखती है। तो फिर हम शिवा को उठा लेते हैं, जिसके जवाब में राजीव कहता है, मैं उसे अगवा कर लूंगा, लेकिन वह लड़का कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कल रात मैं उसके कमरे तक चला गया था, लेकिन वह लड़का ध्यान में बैठा हुआ था और उसके शरीर के आसपास मुझे पीले रंग का घेरा दिखाई दे रहा था। और फिर उसने अपनी आंखें खोल ली और मेरी अदृश्य आंखों की तरफ देखने लगा और मुस्कुराने लगा और वापस से अपने ध्यान में चला गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी तीसरी आंख से मुझे देख रहा हो। और बात रही शिखर और उसकी पत्नी की, तो उनके आसपास मुझे किसी के होने का एहसास होता है जब भी मैं उन पर नजर रखने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद शकुंतला कहती है, फिर हमें दक्ष के माँ बाप को अगवा करना चाहिए। यह दो ही ऐसे लोग बचते हैं जिनसे हम अपना काम निकलवा सकते हैं। राजीव भी शकुंतला की बात से सहमत हो जाता है और सभी फैसला लेते हैं कि वह सभी दक्ष के माँ बाप को अगवा करेंगे। लेकिन तभी चंद्रकला मुस्कुराते हुए कहती है, साथ में मुझे वो लड़का भी चाहिए। दक्ष, मुझे उस लड़के में बहुत दिलचस्पी है। उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, लेकिन लड़ने में वह बहुत तेज है। अगर हम उसे अपने साथ कर ले बहला फुसलाकर, फिर तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। जैसा हमने हमारे बच्चों से करवाया था वैसा ही हम उसके पोते से करवाए तो सभी को चंद्रकला का आइडिया अच्छा लगता है। लेकिन तभी वहां पर दक्ष अनंत को घसीटते हुए अंदर लेकर आता है और कहता है, अपने बच्चों को अच्छे से संभाल कर रखा करो, वरना मैं अभी की जगह पर इसका राम नाम सत्य कर दूंगा। दक्ष को वहां पर अचानक आते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर उसके हाथ की तरफ देखते हैं। दक्ष अनंत के एक पैर को पकड़े हुए है और उसे घसीटते हुए तेला रहा है और उसे फिर घर के दरवाजे की तरफ फेंक देता है और फिर सभी से कहता है, इस छछुंदर को संभल कर रहने को कहो। मेरा शेर सिर्फ अभी है और मैं उसे अभी नहीं मारना चाहता हूँ, उसे कुछ दिन और जीने देना चाहता हूँ। इसके बाद दक्ष धनंजय शर्मा को देखते हुए कहता है, अपने छोटे पोते को संभाल रखो और जब यह होश में आ जाए तो इसे समझा देना कि बिना सोचे समझे मेरा पीछा ना करे और पीठ पीछे वार भी ना करे, क्योंकि पीठ पीछे वार करने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे उनसे सख्त नफरत है। यह कहते समय दक्ष की नजरें राजीव, शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला पर ही थी। ऐसा लग रहा था कि दक्ष यह सब उनसे ही कह रहा हो। जिसके बाद धनंजय गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि उसे याद आता है कि उसकी एक गलती सेक्शन 02 के लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद वह कुछ भी नहीं बोलता है और अनंत के पास बैठ जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आंखें खोलते ही वापस से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद दक्ष बिना उनसे कुछ कहे वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी आसमान में फिर से जोरदार बिजली चमकती है और बादल भी गरजता है, जिसे देखकर दक्ष मुस्कुरा देता है और धीरे से कहता है, क्या बात है पिताजी, लगता है आप भी किसी की खूब पिटाई कर रहे हैं। राजीव और बाकी सब भी उस बिजली और बादल की गर्जन सुनते हैं और वह सब आसमान की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर में आसमान शांत हो जाता है और उन्हें जो शक्ति महसूस हुई थी वह भी गायब हो जाती है। जिसके बाद वह सब वहां से जाने का इरादा बदल देते हैं और अभी अभी जो शक्ति महसूस हुई थी उसे खोजने का प्लान करते हैं। दक्ष भी आसमान की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ युग भावेश के घर के बाहर खड़ा है और उसके आसपास बहुत से लोग दर्द में कराहते हुए जमीन में पड़े हुए हैं। युग ने 2 लोगों को बस छोड़ दिया था जो आसपास बिखरे सामानों को सही से जमा रहे हैं। इसके बाद युग घर के अंदर जाता है, जिसे देखकर आकाश उठ जाता है और युग उससे कहता है, तुम्हारे फाइटर तो बहुत ही कमजोर निकले, लगता है तुम उन हैं
अच्छे से खाना पानी नहीं देते हो, जिस वजह से वह सब इतने कमजोर निकले। युग की बात सुनकर आकाश के दिल को अपने हलचल महसूस होती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अब आगे क्या करे, जिसके बाद वह वहां से जल्दी से निकल जाता है। आकाश के जाने के बाद भावेश युग को अपने परिवार से मिलवाता है और उसे थैंक यू भी बोलता है उनकी मदद करने के लिए, जिसके जवाब में युग कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो ठीक लगा मैंने वह किया। आप और आपकी पोती ने हमें बताया था कि आप कौन सा काम करते हैं और दक्ष भी आपके यहाँ आता जाता रहता है, इसलिए यह तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। इसके बाद सभी लोग आपस में कुछ देर बात करते हैं और फिर भावेश उन्हें रात का खाना खाने के बाद जाने को कहता है। युग, यशोदा और देवकी उन्हें मना करते हैं, लेकिन भावेश और उसके परिवार के बहुत कहने पर वह सब रुक जाते हैं और रात का खाना खाने के बाद जाने का प्लान करते हैं, जिसके बाद आशुतोष युग को गराज दिखाने के लिए चला जाता है। देवकी और यशोदा घर में भवानी का किचन में हाथ बटाने लगी नौकरों के साथ, जिसके बाद रात में खाना खाने के बाद युग अपने परिवार के साथ वहां से अपनी कार लेकर चला जाता है। रात में घर पहुंचने के बाद देवकी यशोदा से कहती है, दीदी आपको माही कैसी लगी? मुझे तो पसंद आई, क्यों ना हम अपने दक्ष की शादी इसी से कर दे। वैसे शिवा ने बताया है, ने मुझे बताया था कि माही 2 दिन से दक्ष से मिलने के लिए कुछ ना कुछ बहाने से आ रही है, लेकिन वह है कि माही को मिलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम से बाहर चला जाता है। जिसके जवाब में यशोदा कहती है, हाँ माही मुझे अच्छी तो लगी, लेकिन हम दक्ष के साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर उसे कोई और लड़की पसंद हो तो, या उसकी कोई प्रेमिका इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाँ गर्लफ्रेंड हो तो, जिसके बारे में उसने हमें बताया ना हो और तुम ही ने बताया कि वह कुछ ना कुछ काम से बाहर चला जाता है, कहीं वह किसी से मिलने को तो नहीं जाता है। यशोदा की बात सुनकर देवकी भी यशोदा की बात के लिए थोड़ा सहमत होती है, लेकिन वह यशोदा से कहती है, लेकिन दीदी हम जो जो सोच रहे हैं वह गलत भी तो हो सकता है, हम इस बारे में दक्ष से ही पूछेंगे। देव की बात सुनकर यशोदा उसकी बात से सहमत होती है और दक्ष से इस बारे में बात करने का प्लान बनाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दक्ष अभी तक नहीं आया था। अगली सुबह सभी लोग जल्दी उठ गए थे और आसपास के गरीब परिवारों के घर जाने के लिए निकल गए। बहुत सारा सामान लेकर युग भी कुछ वर्कर्स को अपनी फैक्ट्री से बुलवा लेता है उनकी मदद करने के लिए, और शिखर भी अपनी फैक्ट्री से बहुत से कपड़े मंगवा लेता है और कुछ वर्कर्स को भी जो उनकी मदद कर सके। आभा और माही और संध्या भी आ जाती उनकी मदद करने के लिए, लेकिन दक्ष उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद वह तीनों दक्ष के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि दक्ष कहाँ गया है। बस दक्ष ने उन्हें कॉल करके बताया था कि वह कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। पूरा दिन सभी लोग गरीबों में सामान बांटते रहते हैं और फिर शाम को सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। सभी लोगों ने उन सभी को बहुत सारी दुआएं दी और उनके लिए भगवान से खुशियां मांगी। घर आकर सभी बैठ जाते हैं। शिवानी, संध्या, माही, आभा किचन में चले जाते हैं कुछ खाने के लिए बनाने के लिए। हॉल में सोफे में सुहास, युग, शिखर, शिवा, देवकी और यशोदा बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तभी शिखर किचन की तरफ देखते हुए कहता है, हमारे बेटे के पीछे तो 3 लड़कियां लगी हुई है, लेकिन हमारा बेटा है कि लापता है, पता नहीं कहाँ गया हुआ है। जिसके जवाब में शिव कहता है, 3 नहीं पापा, और भी है। मोहल्ले की कुछ लड़कियां भी घर के आजकल चक्कर लगाने लगी है और दक्ष भाई को पूछती रहती है। कल शाम को ही कुछ लड़कियां आई थी दक्ष भाई को अपने पार्टी में इनवाइट करने के लिए, लेकिन भाई तो यहाँ थे ही नहीं, इसलिए वह सब चली गई। और अभी अभी कुछ देर पहले चौकीदार ने मुझे बताया कि कुछ लड़कियां आई थी दक्ष को पूछते हुए, लेकिन दक्ष भाई मिले ही नहीं। लगता है माँ की शादी वाली बात मोहल्ले में फैल गई है, जिस वजह से वह सभी लड़कियां आ रही है।
जिसके बाद यशोदा कहती है, तो क्या करूं, बहुत साल गुजर गए बच्चों के साथ खेले हुए, इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारे घर में बच्चों की रोने और चिल्लाने की आवाजें गूंजे। इसके बाद देवकी कहती है, और हम सब ने तो दक्ष को बड़ा होते हुए भी नहीं देख पाए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि उसके बच्चों को बड़ा होते हुए देखे और उनके साथ खेले। यशोदा और देवकी की बात सुनकर सुहास भी बोल पड़ता है, हाँ, अब तो मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं भी मरने से पहले अपने किसी एक पोते या पोती की शादी देखना चाहता हूँ। तभी वहां पर चारों लड़कियां आ जाती है और सभी को खाना खाने के लिए कहती है, जिसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर आभा अपने ड्राइवर को कॉल करके कार बुलवा लेती है घर जाने के लिए, और माही भी कॉल करके अपने घर से एक कार बुलवा लेती है और दोनों वह से चले जाते हैं। संध्या का घर दक्ष के घर से सिर्फ 5 घर की दूरी पर ही था, जिस वजह से शिवा उसे उसके घर तक छोड़ आता है। वहीं दूसरी तरफ शर्मा परिवार के घर सभी लोग हॉल में बैठे हुए हैं और आभा के आने का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही आभा अपने घर पहुंचती है सभी लोग उसे देखने लगते हैं और अभी उससे कहता है, तुम कहाँ से आ रही हो और तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी। आभा अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहती है, मैं अपने दोस्त के घर गई थी, वहीं से आ रही हूँ और मैंने जानबूझकर कॉल नहीं उठाया, इससे आपको दिक्कत है क्या। लेकिन तभी धनंजय उसे रोकते हुए कहता है, आभा रुको, यहाँ आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और यह कैसा तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का। आभा पीछे पलटती है और धनंजय को देखते हुए कहती है, दादू मुझे तो इनको अपना भाई कहने में भी शर्म आती है, और आपकी वजह से ही यह इतने बुरे बन चुके हैं। अगर आपने हम सबको अच्छे से बड़ा किया होता तो आज यह नौबत नहीं आती, और मैं जानती हूँ कि आप सब गलत काम करते हो और उस रात आप लोगों के गलत कामों की सजा मुझे मिलने वाली थी, लेकिन मुझे आपके दुश्मन ने ही बचाया। लेकिन तब भी आपका मन नहीं बदला और सक्सेना परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे यकीन नहीं होता है कि आप इतने गिरे हुए हैं कि आप शिवानी शादी मेरे भाई से कराने की सोच रहे हैं। वह एक अच्छी लड़की है और उसके लिए एक अच्छा इंसान चाहिए जो उसकी रक्षा करे, ना कि ऐसा जो उसे टॉर्चर करे, वो भी अपन बे कुछ गलत काम निकलवाने के लिए। और मैं समझ चुकी हूँ कि आप सब यह शादी क्यों करा रहे हैं, ताकि यह जो सोफे पर बैठे हुए हैं आपके बहनोई और उनके दोस्त उनके परिवार से कुछ ऐसा चाहते हैं जो इनके लिए बहुत जरूरी है। यह सब आभा राजीव और उसके दोस्तों को देखते हुए कहती है और फिर अपने दोनों भाइयों को देखते हुए कहती है, भाई का फर्ज होता है कि अपनी बहन की रक्षा करे और उसे अच्छे आदर्श सिखाए, लेकिन आप दोनों ने कभी भी ऐसा नहीं किया, बल्कि आप सब ने मुझे उल्टा बुरे काम करने और लापरवाही से जिंदगी जीना सिखाया, और मैंने इतनी लोगों का दिल दुखाया जिन्होंने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। लेकिन तभी आभा के पिता आनंद कहता है, तो क्या तुम उन सब के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगोगी। आभा हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है, अगर जरूरत पड़े तो उनके पैर भी पकड़ लूंगी, ले अपनी गलती की माफी मांगूंगी, और आप में से कोई भी मेरे गलती सुधारने के रास्ते में नहीं आएगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद चंद्रकला धनंजय की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी पोती तो बहुत ही दिलेर है, उसने अपनी गलती मान ली और अब वह उन सबसे माफी मांगने की बात कर रही है जिन्हें उसने चोट या कोई दुख दिया है। जिससे भी इसकी शादी होगी वो लड़का बहुत ही खुशनसीब होगा। तभी अभी गुस्से से ऊनी जगह से उठता है और कहता है, दक्ष यह सब तुम्हारा किया धरा, जो मेरी बहन हमसे इस तरह से बात कर रही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी शकुंतला उसे याद दिलाते हुए कहती है, शायद तुम भूल रहे हो कि भले ही वह तुम्हें मार ना सके, लेकिन वह तुम्हें इतनी बुरी तरह हराएगा कि तुम्हें अपने फैसले पर ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिसके बाद अभी को याद आता है कि दक्ष ने उसे कल किस तरह हराया था। जिसके बाद वह अपनी जगह पर बैठ जाता है,
लेकिन वहीं पर बैठा अनंत अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी वह कुछ सोचकर बहुत डर गया और वह अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैं अपनी बहन आभा की बात से सहमत हूँ। मैं भी कल से अपनी सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा और अब मैं समझ गया हूँ कि बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। इतना कहकर अनंत भी अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अनंत को भी आभा की तरह बर्ताव करते देख सभी को हैरानी हुई, जिसके बाद धनंजय अनंत से कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम उस दक्ष से डर गए? जिसके बाद अनंत रुक जाता है और कहता है, पीछे पलटकर कहता है, मुझे डर नहीं लगता है। मैं तो खुद उससे लड़ने के लिए उसके पीछे गया था, लेकिन बदले में उसने मुझे मारने के बजाय मेरी जान बचाई और मुझे सुधरने का एक मौका दिया और अमिन अपनी आगे की जिंदगी एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ। इतना कहकर वह फिर अपने कमरे की तरफ कुछ कदम बढ़ाता है और फिर रुक जाता है और अपनी बहन के कमरे की तरफ जाने लगता है। आभा और अनंत के इस तरह बदल जाने की वजह से धनंजय शर्मा को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन तभी आनंद उससे कहता है, पिता जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमने इस बार किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है और जब से हम सक्सेना परिवार से उलझे हैं तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हमें सक्सेना परिवार को जाने देना चाहिए। आखिर हम अपने अभी की शादी शिवानी से ही क्यों कराए? हम कोई और लड़की भी तो अभी के लिए देख सकते हैं। आखिर वह सक्सेना परिवार की बेटी ही क्यों? जैसे ही आनंद की बात खत्म होती है वैसे ही राजीव गुस्से से बोल पड़ता है, क्योंकि वह सुहास का परिवार है और तुम लोग नहीं जानते हो कि सुहास एक ऐसे खजाने की चाबी है जिसकी कमजोरी सिर्फ उसका परिवार है। अगर हम उसके परिवार के किसी भी मेंबर को अपने गिरफ्त में ले ले तो हमें एक ऐसा खजाना हाथ लगेगा जिससे हम पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। राजीव की बात सुनकर सभी लोगों की आंखें चमक जाती है और सभी लोग खजाने के बारे में सोचते हैं। तभी वहां पर आभा अपने भाई अनंत के साथ आ जाती है और कहती है, आपकी लालच एक दिन आप सबको ले डूबेगी और कुछ भी नहीं बचेगा। आभा की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं और आकाश कहता है, क्या कह रही हो बेटी? जिसके जवाब में अनंत कहता है, ठीक कह रही है मेरी बहन, वह खजाना किसी और का है और हम किसी के खजाने को अपना नहीं कह सकते हैं। और हम यहाँ आपसे बात करने नहीं आए हैं, बल्कि यह बताने आए हैं कि कल हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं और प्रॉपर्टी में जितना हिस्सा हमारा बनता है वो हमें दे दे, या फिर परदादा जी ने जो कंपनी बनाई थी वो हमें दे दे, क्योंकि आप लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें वह कंपनी भी बर्बाद हो सकती है और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। अनंत की बात सुनकर आकाश कहता है, बेटा तुम भी आभा की तरह बात कर रहे हैं, आखिर तुम दोनों को यह हो क्या गया है? लेकिन आभा और अनंत उनकी बात में ध्यान नहीं देते हैं और वहां से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अनंत और आभा के जाने के बाद भार्गव कहता है, आखिर यह सब हो क्या रहा है? इन दोनों के ऊपर किसी ने जादू टोना किया है क्या? धनंजय नामे अपना सर हिलाते हुए कहता है, दोनों पागल हो गए हैं। लेकिन तभी अभिलाषा और अनीता भी अपनी जगह से उठ जाती है और अभिलाषा कहती है, लेकिन हम इस काम में अब सही का साथ नहीं देने वाले हैं। आभा और अनंत ने जो फैसला लिया है हम उनके फैसले से सहमत है और हम दोनों उनके साथ हैं। हम आपके कत्ल काम में अपना हाथ जुटाकर पाप के भागीदार नहीं बन सकते हैं। हम भी अपने दोनों बच्चों का साथ देंगे और कल दादाजी की कंपनी आभा और अनंत के नाम कर दीजिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि दादाजी को आत्मा को यह देखकर दुख पहुंचे कि उनकी कंपनी उनके बच्चों के हाथों तबाह हो गई, जिसे उन्होंने अपने अकेले की मेहनत से बनाई थी। इतना कहकर वह दोनों भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनकी बात से भी उनके परिवार वालों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और सुहास के परिवार के किसी एक मेंबर को कैसे अगवा करे उस बारे में प्लान बनाने लगे। वही दूसरी तरफ दक्ष हल्द्वानी के एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और उसके सामने वही इंसान खड़ा है जिसके काले धारदार पंख है।
फिर वह इंसान अपने सर से काले कपड़े को हटाता है, जिसके बाद उसका चेहरा भी दिखाई देता है और उस इंसान का चेहरा भी दक्ष की तरह दिखाई देता है और फ्री हंसने लगता है और एक काले धुएं में बदलकर दक्ष के शरीर के साथ मिल जाता है और फिर दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, तुम सबको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन हूँ। दक्ष के इतना कहते ही दक्ष के पीछे वही धारदार काले पंख दिखाई देने लगते हैं और दक्ष अपने मुंह पर मास्क लगाता है और वहां से उड़ते हुए हल्द्वानी के साउथ की तरफ जाने लगता है। दक्ष जब आसमान में उड़ रहा था तब बहुत से लोगों ने उसे देख लिया, लेकिन रात की वजह से सभी को ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा पंछी आसमान उड़ रहा है और कुछ ही पल सभी न्यूज चैनल में यह खबर दिखाई जाने लगी। सभी ने पहले उसे एक पंछी समझा, लेकिन बाद में सभी को समझ आया कि यह कोई इंसान है जो पंखों की मदद से उड़ रहा है। शर्मा परिवार भी यह न्यूज देख रहा है और राजीव, शकुंतला, चंद्रकला, भार्गव को यह पहचानते हुए देर नहीं लगती है कि यह कौन है। तभी न्यूज रिपोर्टर बताता है कि कुछ दिन पहले भी ऐसी न्यूज किसी ने उन्हें भेजी थी। अब एक इंसान उसी तरह आसमान में उड़ रहा है जो साउथ की तरफ जा रहा है, जिसके बाद न्यूज रिपोर्टर बताता है कि उनके बाकी न्यूज रिपोर्टर ने उन्हें खबर दिया है कि वह इंसान तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ते जा रहा है, लेकिन वह अचानक ही आसमान में गायब हो गया। यह न्यूज पूरे देश में दिखाई जा रही है और सभी न्यूज चैनल वाले इसी बारे में बातें कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में मौजूद राजीव, शकुंतला, भार्गव और चंद्रकला के परिवार वाले भी इस न्यूज को देख रहे हैं, जो यह देखकर सोच में है कि आखिर यह कौन इंसान है जो दुनिया की आंखों के सामने खुद को ला रहा है, जबकि सभी लोग अपनी पावर को छुपाकर रख रहे हैं। क्या इसे डर नहीं लगता है अगर दुनिया को इसके बारे में पता चला गया तो इसके साथ क्या होगा? चंद्रकला भी टीवी देखते हुए सभी से कहती है, यह वही है, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो चुका है। अब तक तो पुलिस भी इसके पीछे पीछे चली गई होगी इससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन यह इंसान दिल्ली की तरफ जाते हुए कहाँ गायब हो गया है। जिसके बाद वह लोग सुहास के परिवार के बारे जानकारी निकालने लग जाते हैं। शुरुआत से अभी अपने लैपटॉप में कुछ फाइल्स ओपन करता है और सभी टीवी की तरफ देखने को कहता है और सभी को वहां पर शिखर की फोटो दिखाई देती है और साथ में उसकी जानकारी। और अभी आगे कहता है, यह शिखर है, शिखर सक्सेना। इसने सैलून पहले एक कपड़े सिलाई की छोटी से फैक्ट्री शुरू की जिसमें काम करने वाली एक लड़की से इसे प्यार हो गया और इसने उससे शादी कर ली, जिसकी फोटो नीचे आपको दिखाई दे रही, जो हाउस वाइफ है। शिखर ककी फैक्ट्री सिलाई के साथ साथ बाद में बड़ा हो गया और दूर दूर तक अपने बनाए गए ट्रांसपोर्ट करने लगा, जिससे यह फैक्ट्री बहुत मशहूर हो गई और इनकी फैक्ट्री भारत के गिने चुने फैक्ट्री में आता है जिन्हें हर कोई जानता है। इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी पुरातत्व विभाग की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब से हमने इससे शादी की बात की है और जब से हम इन्हें परेशान कर रहे हैं तब से यह अपने कॉलेज नहीं गई है और कल ही मुझे पता चला है कि यह मुंबई के किसी कॉलेज में एडमिशन ले रही है, अभी एडमिशन नहीं लिया है। इसके बाद आता है शिखर का दूसरा बेटा। यह मुंबई में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और इसके पास इलाज करने का बहुत ही अच्छा हुनर है। अभी यह अक्यूपंक्चर नाम की किसी इलाज करने तकनीक के बारे सीख रहा है अपने दादाजी से यानी सुहास से, लेकिन मेरे खबरियों ने मुझे बताया है कि इसके हाव भाव आजकल बदल से गए हैं और मेरे कुछ आदमी तो इसके पास भी जाने से डरने लगे हैं। अभी की बात सुनकर भार्गव कहता है, तुमने पूछा नहीं यह कब से शुरू हुआ, उन्हें क्यों उससे डर लग रहा है? जिसके जवाब में अभी कहता है, यह सब कुछ ही दिन में शुरू हुआ है, जब से वो दक्ष कोमा से बाहर आया है उसके कुछ दिन बाद से यह सब हो रहा है। मेरे आदमियों का कहना है कि जब भी वह सब शिवा के आसपास रहते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है जैसे शिवा उन पर पहले से ही नजर रखे हुए है और उन्हें देख रहा है। उनके हर कदम की जानकारी उसके पास है
और तो और जब मेरा एक आदमी उससे उसका डेबिट कार्ड छीनने गया मेरे कहने पर, तो शिवा ने बस उसे एक थप्पड़ मारा और वह बेहोश हो गया और अभी वो इंसान हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और शिवा अपनी मौत से लड़ रहा है। अभी की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि किसी के एक थप्पड़ से कोई हॉस्पिटल में कैसे एडमिट हो सकता है। इसके सभी अभी को आगे की जानकारी बताने को कहते हैं, जिसके बाद अभी आगे युग की फोटो दिखाते हुए कहता है, यह युग है, युग सक्सेना, और उसके साइड में जो है उसकी पत्नी यशोदा। यह दोनों सालों पहले मलयगिरी की पहाड़ी के साइड में रहते थे, एक छोटे से घर में। यह दोनों वहां की पास के गांव में दूसरे लोगों के साथ भी नहीं रहते थे। मेरा आदमी कल ही जांच पड़ताल करके आया है इनके बारे में। मलयगिरी की पहाड़ी के साइड में जो एक गांव है, वहां के सिर्फ एक इंसान को इनके बारे में पता था, लेकिन वह मर चुका हिया। लेकिन उसके बेटों को युग की तस्वीर दिखाई तो उसने युग और यशोदा को पहचान लिया और उसने बताया है कि युग बहुत से जानवरों को लेकर उसके पिता के पास आया करता था बेचने के लिए, और कभी कभी वह खुद उसके पिता के साथ बैठकर बहुत सी पौराणिक किताबों के बारे में बातें किया करते थे और सुपर पावर की बातें किया करते थे। लेकिन जब भी यह सब वो अपने पिता से पूछता कि युग उससे क्या बातें किया करता है, तब उसका पिता उसे सिर्फ एक ही बात बोला था, बूटी। अब वह किस बूटी के बारे में बात कर रहा था किसी को कुछ भी नहीं पता। और अचानक ही एक दिन युग और यशोदा मलयगिरी के पहाड़ी के किनारे से गायब हो गए, और जहां पर वो लोग रहते हैं, जिस घर में उस रात बहुत से जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और वह दोनों अपने बच्चे के साथ मारे गए। उस इंसान को यह नहीं पता है कि वह दोनों और उनका बच्चा अभी भी जिंदा है। युग की एक अनाज की फैक्ट्री है जहां वह बेरोजगार लोगों को काम पर रखता है, और वह खेती भी करता है और अनाज उगाता है और उसे बेचता है, और अभी कभी वह गरीबों में अनाज मुफ्त में बांटता है। युग की पत्नी यशोदा घर पर रहती है और देवकी साथ घर का सारा करते हैं, और युग की पत्नी हर संडे को आसपास गरीब लोगों से मिलने के लिए देवकी के साथ जाया करती है, उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद अभी एक सुहास की फोटो दिखाता है और कहता है, इसे तो अब सभी जानते हैं, यह आजकल अपने पोते शिवा के साथ कहीं रहता है। किसी को नहीं पता कि यह अपने पोते शिवा को कहाँ लेकर जाता है, और शाम को ही घर वापस आते हैं। अभी की बात सुनकर राजीव कहता है, लगता है यह अपने पोते को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा है और साथ कुछ और भी सिखा रहा होगा। लेकिन तभी अभी बीच में बोलते हुए कहता है, सुहास युग के बेटे दक्ष को बचपन में ही लेकर कहीं चला गया था और 5 साल पहले ही उसके साथ आया है, जिस वजह से हमारे पास सुहास की ज्यादा जानकारी नहीं है। जिसके बाद चंद्रकला कहती है, कोई बात नहीं सुहास हमारे लिए खतरा नहीं है, वह अभी बहुत कमजोर है और अब तो उसके पास जीने के लिए भी कम ही दिन बचे होंगे, लेकिन वह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और बात रही उसके गायब रहने की, तो हम उसका पता लगवा लेंगे। जिसके बाद अभी दूसरी फाइल ओपन करता है जिसमें फोटो के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है और साइड में दक्ष सक्सेना लिखा हुआ है, और अभी सभी से कहता है, यह दक्ष की फाइल है, उसकी हमारे पास एक भी फोटो नहीं है। मैंने उसकी तस्वीर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी तस्वीर एक भी जगह नहीं मिली। वह जहां जहां गया वहां जाकर मैंने खुद सीसीटीवी कैमरा चेक किया और दक्ष की फोटो पाने की कोशिश की, लेकिन जहां कहीं भी दक्ष दिखाई दिया उसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, और कहीं कहीं की तो सीसीटीवी फुटेज ही डिलीट है। यहाँ तक कि जब मैंने उसे पहली बार मॉल में देखा था बिना मास्क के, वह की भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने सभी जगह की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी हो। मैंने कुछ एक्सपर्ट्स को भी इस काम में लगाया, लेकिन किसी को भी दक्ष की तस्वीर नहीं मिली। सभी की बात सुनकर शकुंतला कहती है, यह लड़का आखिर क्यों अपना चेहरा छुपा रहा है, और जब भी वो हमारे सामने आया है तब वह मुंह में मास्क लगाकर ही आया है। शायद उसके चेहरे में कुछ ऐसा छुपा है जिसे वह सबसे छुपा रहा है।
तभी धनंजय बीच में कहता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता कि वह किसी से छुप रहा हो जो उसे अच्छे से जानता हो, या फिर कोई उसकी जान लेने के लिए पीछे पड़ा हो और उसका दुश्मन ऐसा हो जिससे वह डरता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका अतीत किसी खतरनाक इंसान से जुड़ा हो जिसे हम भी नहीं जानते हैं। धनंजय की बात सभी को कुछ कुछ सही लगती है, क्योंकि खुद को दुनिया से वही इंसान छुपाता है जिसका अतीत खतरनाक रहा हो, या फिर उसका अतीत बहुत दुख में कटा हो, या कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरा हो जिसे जानना उसके परिवार के लिए खतरा हो। इसके बाद सभी लोग दक्ष के बारे में अलग अलग राय देते हैं। तभी शकुंतला एक की आंखें चमकती है और वह हंसते हुए कहती है, मुझे एक तरीका मिल गया सुहास से अपना काम निकलवाने के लिए। शकुंतला की हंसी भरी आवाज सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं, जिसके बाद शकुंतला कहती है, अरे बताती हूँ, मुझे ऐसे मत देखो तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सुहास दक्ष को लेकर बचपन से गायब था, और जब वह दोनों वापस आए तो राजीव ने हमें बताया था कि सुहास सबसे पहले राजीव के घर गया था, लेकिन समय वह अपने पोते को लेकर नहीं आया था, बल्कि वह एक पावरफुल इंसान के साथ आया था जो अमित तक को हरा दिया, और साथ ही वह वीरप्पन रेड्डी को भी मारने वाला था। लेकिन सुहास के कहने पर वह इंसान रुक गया। सुहासा तब भी अपने पोतों को राजीव और चंद्रकला के सामने नहीं लाया। इसका एक ही मतलब है कि भारत से बाहर जाने और भारत वापस आने तक के बीच में कुछ ऐसा राजा है जिसे दक्ष और सुहास छुपा रहे हैं। अगर हम सुहास के बाकी फैमिली मेंबर को अगवा न करके दक्ष के बारे में पता कर लेते हैं कि वह पहले ऐसा क्या करता था, किस वजह से वह खुद को छुपा रहा है, फिर तो हम सुहास को बात की धमकी देकर उससे अपना काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि मंजिल तक जाने का रास्ता उसे ही मालूम है। जिसके बाद राजीव कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी भी बात मान लेते हैं, लेकिन हम सुहास के किसी फैमिली मेंबर को पकड़ ही सकते हैं। हमें अपनी दूसरी कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। तभी अभी को मोबाइल फोन बजता है और वह उस कॉल को उठाते हुए कहता है, हाँ क्या हुआ, तुम मुझे इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो। लेकिन अभी ने सामने वाले की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, क्या खबर सुनाई है, भेजो मुझे जल्दी, और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद धनंजय कहता है, बेटा क्या हुआ, किसका कॉल आया है। जिसके जवाब में अभी कहता है, मेरे कुछ आदमी थे जिन्हें मैंने दक्ष के बारे जांच पड़ताल करने को लगाया था, उनमें से ही एक का कॉल था, उसे दक्ष की एक फोटो मिली है। जिसके बाद राजीव कहता है, हमें भी दिखाओ, हम भी तो देखे आखिर सुहास का पोता दिखाई कैसा देता है। जिसके बाद अभी मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करता है और सभी को टीवी की तरफ देखने को कहता है। जिसके बाद सभी लोग टीवी की तरफ देखने लगते हैं। तभी अभी के मोबाइल की टीन टोन बजती है और अभी सभी को दक्ष को फोटो दिखाता है। टीवी में दक्ष की एक फोटो दिखाई देती है जो फुल बॉडी पिक्चर है, जिसमें दक्ष ने ब्लैक पेंट, व्हाइट शर्ट और ऊपर से एक ब्लैक कलर का ब्लेजर पहना हुआ है और उसके मुंह में भी कोई मास्क नहीं लगा हुआ है। राजीव उस फोटो को देखकर कहता है, एक बहुत ही शानदार तलवार है। राजीव की बात सुनकर चंद्रकला कहती है, सही कहा, जिसे गुस्सा आने पर किसी को भी काट के रख देगा बिना कुछ सोचे। शकुंतला और भार्गव भी उनकी में हामी करते हैं। जिसके बाद अभी उन सभी को दक्ष की फोटो भेज देता है और फिर सभी कुछ देर बात करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। और फिर अगली सुबह सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आभा और अनंत ने वकील को बुलवाया था अपने परदादा के कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, जिसके लिए वकील को परिवार के सभी मेंबर के सिग्नेचर की जरूरत थी। एक तरफ आभा, अनंत, अचिलाशा और अनीता है जो कंपनी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ धनंजय, आनंद, आकाश और अभी है जो उनके खिलाफ है। वकील सभी को देखते हुए कहता है, रात में मुझ अनंत का कॉल आया था, उसने मुझे यहाँ बुलाया है और सभी तो जान ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर किस काम से आया हूँ, तो क्या हम आगे प्रोसीजर फॉलो करें। लेकिन वकील की बात जैसे ही खत्म होती है वही अभी कहता
है अब यहाँ से चले जाइए, हम कंपनी किसी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी उसके जवाब में अनंत कहता है, यह फैसला आप नहीं कर सकते हैं भैया, उस कंपनी में सभी का हक है, बस हम इतना चाहते हैं कि यह कंपनी मेरे और आभा के नाम पर हो जाए और हम दोनों इस कंपनी को आगे बढ़ाए, और इस फैसले के लिए हम चारों ही राजी हैं। जिसके बाद धनंजय कहता है, क्या तुम चारों इस कंपनी को संभाल पाओगे? जिसके जवाब में आभा कहती है, औरतें घर संभाल सकती है तो क्या कंपनी नहीं संभाल सकती है? जिसके बाद आनंद कहता है, यह कोई घर का काम नहीं है जिसे जिसे तुम्हारी माँ और चाची संभाल ले। जिसके बाद अनंत कहता है, आप शायद भूल रहे हैं कि परदादा जी के मरने के बाद परदादी ने ही कंपनी बागडोर संभाली थी, और फिर उसने अपनी बहू यानी आपकी लोगों की माँ और हमारी दादी को कंपनी की जिम्मेदारी दी। जिसके मरने के बाद दादू को यह कंपनी मिली, लेकिन उनके वसीयत के हिसाब से इस कंपनी में सबका बराबर का हक होगा और पूरी प्रॉपर्टी में इस हिसाब से तो हमें पूरी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ उस कंपनी को मांग रहे हैं और बाकी की सारी जायदाद आप सभी को मुबारक हो। उन सभी की बातें साइड में बैठे राजीव, चंद्रकला, शकुंतला और भार्गव भी सुन रहे हैं। तभी शकुंतला धीरे से चंद्रकला से कहती है, अनंत ने बात तो पते की है लगता है, लेकिन यह लोग सिर्फ कंपनी मांग रहे हैं, इस हिसाब से धनंजय और बाकी सब कलो इन चारों की बात मान लेनी चाहिए। धनंजय उन चारों को देखते हुए कहता है, तुम चारों जो मांग रहे हो वह बहुत ज्यादा नहीं। जिसके जवाब में आभा बीच में ही बोल पड़ती है, ठीक है, फिर अब की प्रॉपर्टी में जितना हमारा हिस्सा बन रहा है उतना हमें दे दीजिए। जो आपने बेईमानी और धोखाधड़ी से कमाया है उसे छोड़कर। धनंजय गुस्से से आभा को देखते हुए कहता है, बेईमानी और धोखाधड़ी से? जिसके जवाब में अनंत कहता है, इस बारे में आप मुझसे बात करें तो अच्छा होगा। मुझे आपके सारे कारनामों के बारे में पता है, इसलिए मेरी बहन से यह सवाल नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी कितना ईमानदारी से कमाए हैं और कितना बेईमानी और धोखाधड़ी से। इन लोगों की बहस को और आगे बढ़ते देख राजीव कहता है, धनंजय इनकी बात मान लो और इन्हें वह कंपनी दे दो और करने दो इन्हें जो यह करना चाहते हैं। हम भी तो देखें कि आखिर यह उस कंपनी को कितना आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी तुम्हारे बाद यह कंपनी किसी न किसी के हाथ तो जरूर जाती। राजीव की बात सुनकर धनंजय कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, अगर तुम चारों को वह कंपनी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम चारों यह घर छोड़कर जाना होगा और तुम्हारा हमसे कोई भी नाता नहीं होगा। धनंजय की बात खत्म होते ही आभा कहती है, मैं जानती थी अब हमारे सामने ऐसी ही कुछ शर्त जरूर रखेंगे, लेकिन फिर भी हमें यह शर्त मंजूर है। जिसके बाद आभा कहती है, अनंत की तरफ देखती है और एक कागज देते हुए कहती है, तुम माँ और चाची का जरूरत का सामान लेकर इस पर लिखे पते पर चले जाओ और मेरा नाम बता देना, अब से वही रहेंगे। जिसके बाद वकील कुछ डॉक्यूमेंट निकालता है और उन सभी के सिग्नेचर लेता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद आभा और बाकी सब भी वहां से चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद घर थोड़ा सूना सूना लगने लगा, जिसे महसूस करके चंद्रकला कहती है, बा यह घर नहीं रहा। जिसके बाद शकुंतला भी यही बात कहती है और फिर सभी को देखते हुए कहती है, अब चलो हम अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने सभी आदमियों को दक्ष की फोटो भेज दो, हमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। वही दूसरी तरफ अनंत भावेश के घर के सामने वाली एक घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी वहां पर माही आ जाती है और अनंत को देखते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, आप सभी लोग कौन है? जिसके जवाब में अनंत कहता है, मैं आभा का भाई हूँ, उसने मुझे यहाँ भेजा है। जिसके बाद माही कहती है, अच्छा तो तुम उसके भाई और यह दोनों उसकी माँ और चाची है? अनंत हाँ में सपना सर हिला देता है। जिसके बाद माही उसे एक चाबी देते हुए कहती है, यह इस घर की चाबी है, इसे लो और कुछ जरूरत हो तो सामने मेरा घर है
और घर के दूसरी तरफ हमारा गराज है, फैला हुआ है। वहाँ मेरे बड़े जिनका नाम अभय और अमर है, उनसे मदद ले लेना। इसके बाद माही अभिलाषा और अनीता की तरफ देखने लगती है और कहती है, आभा मेरे दोस्त है, उसने कल रात मुझसे रहने के लिए एक घर की बात की थी, तो मुझे अपने इस घर की याद आ गई जिसमें अभी कोई भी नहीं रह रहा है। जब तक चाहे तब तक आप सभी यहाँ रह सकते हैं, और आज के दोपहर का खाना आप सभी मेरे घर में खाएंगे। जब तक आप सभी अपने अपने सामान अपने अपने रूम में शिफ्ट कर लीजिए और घर को भी अच्छे से देख लीजिए। जब आभा आ जाएंगे तो हम सब मार्केट चलेंगे घर के लिए सामान खरीदने के लिए। दक्ष इस वक्त दिल्ली के एक बड़े से मैदान में बैठा हुआ है, जिसने ब्लैक हुडी वाला जैकेट पहना हुआ है और अपने सर को ढका हुआ है, और सामने खेल रहे बच्चों को देख रहा है। और उससे कुछ दूरी पर एक छोटा सा पोंड बना हुआ है जिसमें कुछ बतख भी है। दक्ष पूरे मैदान में एक नजर दौड़ाता है, तभी उसकी नजर एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए लड़की पर जाती है, जो वहां पर धीरे धीरे मैदान के चक्कर लगा रही है, जिसका चेहरा बहुत सुंदर है, जिसे देखकर किसी का भी मन डोल जाए। आसपास के कुछ लड़के उसे ही दौड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जा रहा है। तभी उस लड़की को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है, और वह रुक जाती है और आसपास के लड़कों को देखने लगती है जो उसे ही देख रहे हैं। उस लड़की के इस तरह से देखने ने उन लड़कों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन वह चलते चलते उन सभी की तरफ जाने लगती है। लेकिन वह उन लड़कों के पास नहीं रुकती है, बल्कि वह उनके पास से गुजरकर आगे चली जाती है। उन लड़कों को ऐसा लगा कि वह लड़की उनसे बात करने के लिए आ रही है, लेकिन वह उनके पास नहीं रुकी और आगे चले गई। फिर वह सीधे दक्ष की तरफ बढ़ने लगी। सभी लड़के दक्ष की तरफ देखकर सोचने लगे कि यह लड़का कौन है जिसके पास यह लड़की जा रही है। वह लड़की चलते चलते दक्ष के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हेलो मिस्टर। जवाब में दक्ष कहता है, बोले क्या काम है। लेकिन वह लड़की दक्ष को देखते हुए कहती है, मैं कब से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ, तुम मुझे ही कब से देखे जा रहे हो। दक्ष फिर जमीन की तरफ देखते हुए अपना हाथ कुछ लड़कों की तरफ दिखाते हुए कहता है, वह लड़के तुम्हें कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं, तो तुम्हें सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए, और मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे गले को देख रहा था। दक्ष की बात सुनकर वह लड़की गुस्से से कहती है, क्या तुम मुझे नहीं बल्कि मेरे गले को देख रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है। यह बोलते हुए तभी दक्ष उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहता है, पहले मेरी बात पूरी होने दो, फिर मुझे कुछ भी कहना। लेकिन वह लड़की दक्ष की बात को नहीं सुनती है और उसकी बात को पूरी नहीं होने देती है, जिसके बाद वह लड़की कहती है, जानते हो मैं कौन हूँ, मेरा नाम अमृता सिंह है। अमृता सिंह राजीव सिन्हा की पोती। लेकिन तभी दक्ष अपनी जगह से उठता है और उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके मुंह में हाथ में रख देता है और मुंह को बंद कर देता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर वह लास्की, जिसका नाम अमृता है, उसके ठुड्डी के नीचे देखने लगता है। दक्ष को इस तरह देखते हुए देखकर उसे लगता है कि दक्ष उसके चेस्ट को देख रहा है, जिस वजह से उसे अच्छा नहीं लगता है और वह दक्ष की आंखों को देखने लगती है। लेकिन उसे दक्ष की नजरों में किसी भी तरह की हवस या कुछ भी गलत करने की कोई भी चाह नहीं थी। दक्ष के अमृता के बहुत करीब था, जिस वजह से उसने दक्ष का चेहरा देख लिया। जिसके बाद अमृता खुद से कहती है, यह लड़का कौन है। इसके बाद अमृता जोर से दक्ष को धक्का देती है, जिससे दक्ष पीछे हट जाता है और वापस से अपनी जगह पर बैठ जाता है। जिसके बाद दक्ष अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी गले के लॉकेट को देख रहा था ना, कि तुम्हें तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ।
दक्ष की बात सुनकर अमृता को ऐसा लगा कि उसने कुछ गलत सुना लिया हो, जिस वजह से वह दक्ष को ही देखने लगती है, जिसका सिर्फ मुंह ही दिखाई दे रहा है। लेकिन दक्ष देखता है कि अमृता अभी भी वहां पर खड़ी है, जिसके बाद दक्ष अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है और बच्चों के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें खेलते हुए देखने लगता है। तभी एक बच्चा दौड़ते हुए गिर जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है, जिससे उसके पैर में दर्द होने लगता है और वह रोने लगता है। जिसके बाद वह उस बच्चे के पास जाकर बैठ जाता है और उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, रोना नहीं वरना तुम्हारा पैर और भी दर्द करेगा। और फिर दक्ष उस बच्चे के पैर में धीरे धीरे मसाज करता है, जिसके बाद वह बच्चा धीरे धीरे रोना बंद कर देता है। जिसके बाद दक्ष उसे नीचे उतार देता है और कहता है, अब आगे से देखकर दौड़ना, ठीक है। दक्ष इतना कहा ही था कि तभी दक्ष का मोबाइल बजता, जिसके बाद दक्ष कॉल रिसीव करता है और कहता है, कहाँ हो? ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूं। और दक्ष वह से चला जाता है। दक्ष के वहां से जाने के बाद अमृता भी वहां से चली जाती है और अपने घर पर जाकर अपनी मां चंद्रिका के पास जाती है, जो हॉल में बैठकर अपने पति चंद्रेश के साथ न्यूज देख रही है और कहती है, मां क्या मैं सुंदर नहीं हूं? जिसका जवाब चंद्रिका देने ही वाली थी कि वहां पर अमृता की दादी साक्षी आ जाती है और कहती है, क्या हुआ आज मेरी पोती यह सवाल क्यों कर रही है? जिसके बाद अमृता अपने मोबाइल में अपना चेहरा देखते हुए कहती है, नहीं पहले बताओ क्या मैं सुंदर नहीं हूं? जिसके जवाब में चंद्रिका कहती है, यहाँ आओ मेरे पास बैठो। अमृता के बैठने के बाद चंद्रिका उसके सर में अपना हाथ फेरते हुए कहती है, तुम तो बहुत सुंदर हो, फिर आज ऐसा सवाल क्यों? जिसके बाद अमृता कहती है, क्योंकि आज एक लड़के से मिली जो मुझे एक तलवार की तरफ लगा, लेकिन उसने मुझ में एक भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बल्कि उसने मुझे अपने पास से जाने को कहा और खुद ही वहां से चला गया और बच्चों के पास जाकर बैठ गया और उन्हें खेलते हुए देखने लगा और फिर मुझे एक बार भी देखे बिना वहां से चला गया। अमृता की बात खत्म होते ही वीरप्पन रेड्डी घर के अंदर आते हुए हंसने लगता है और कहता है, क्या बात, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? मेरी पोती को आज किसी लड़के ने नजरअंदाज किया और उसे अपने पास से चले जाने को कहा। वीरप्पन रेड्डी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर अमृता अपने हाथ को सामने के टेबल पर पटकती है और फिर कहती है, लड़के मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी वहां पर अमित आ जाता है और अपनी बहन अमृता की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है बहना, आज किसी ने तुम्हें अपने पास से चले जाने को कहा? जिसके बाद अमृता अपने भाई को देखते हुए कहती है, भैया आपको यह बात कहाँ से पता चली? तभी वह अपने फोन को दिखाते हुए कहता है, सोशल मीडिया से किसी ने एक पिक्चर पोस्ट की है जिसमें तुम एक लड़के के सामने खड़ी हो और वह लड़का तुम्हें अपने पास से जाने को कह रहा है। अमित की बात सुनने के बाद अमृता अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करती है, जिसमें अमृता की और दक्ष की पिक्चर पोस्ट है, लेकिन उसमें दक्ष का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। अमृता देखती है कि बहुत से लोगों ने उसे मैसेज किया है और पिक्चर ने कमेंट बॉक्स चेक करने लगती है, जिनमें लिखा हुआ है और पूछ रहे हैं कि यह लड़का कौन है जिसे तुमने प्रपोज किया है और उसने तुम्हें मना कर दिया। एक ने कमेंट किया कि आज हमारी ब्यूटी क्वीन के प्रपोजल को किसी ने ठुकराया। अमृता तुम्हारी नींद किसने चुरा ली? सिर्फ नींद ही चुराया या फिर दिल भी? यह सब कमेंट पढ़कर अमृता अपना मोबाइल लॉक कर देती है और एक तरफ रख देती है और गुस्से से कहती है, भैया मुझे वह लड़का चाहिए। जिसके बाद अमित कहता है, लेकिन क्यों? जिसके जवाब में अमृता कहती है, उससे माफी मंगवाने के लिए, वो भी सबके सामने लाइव। इसके बाद अमित उससे पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था, जिसके बाद वह सब कुछ बता देती है जो वहां मैदान में हुआ था।
अमृता की बात पर सभी का ध्यान गया और सभी के चेहरे के रंग ही उड़ गए। सभी का ध्यान अमृता के डाले के लॉकेट वाली बात में चली गई। अमृता समझ गई वह सब किस बारे में पूछने वाले हैं। जिसे समझते हुए अमृता कहती है, वह एक नॉर्मल इंसान है, उसे मेरा लॉकेट पसंद आ गया है। उसे इस लॉकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि यह किस काम में आती है। अमृता की पूरी बात सुनकर उनके चेहरे के भाव नॉर्मल हो जाते हैं। दक्ष के बारे में अमित पूछता है कि वास दिखने में कैसा था और नाम क्या है और उसके नैन नक्श कैसे थे। लेकिन अमृता दक्ष को सिर्फ एक ही बार देखी थी, जिस वजह से उसे अच्छे से याद नहीं था दक्ष कैसा दिखता है। लेकिन उसने कहा कि अगर वह दक्ष को दोबारा देखेगी तो वह उसे पहचान लेगी। जिसके बाद अमित वहां से निकल जाता है दक्ष को खोजने के लिए। लेकिन उसे दक्ष का नाम पता नहीं था, लेकिन वह दक्ष के कद काठी याद थी, जिस वजह से वह दक्ष की कद काठी वाले लोगों को खोजकर उनके फोटो अमृता को भेजने का प्लान बनाता है। और जैसे ही वह मिल जाएगा उसे वह अमृता के सामने ले आएगा। दूसरी तरफ दक्ष एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक कॉफी का कप है और उसके सामने एक ब्लैक सूट में एक इंसान बैठा हुआ है जिसकी उम्र लगभग सुहास के बराबर ही होगी। जो दक्ष को देखते हुए कहता है, सर आपने मुझे जो कहा था मैं वो लेकर आ गया हूँ। इतना कहने के बाद वह आदमी एक छोटा सा सूटकेस टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, वह इसके अंदर है। जिसके बाद दक्ष कहता है, आपके पास कितना समय बचा हुआ है। दक्ष का सवाल सुनकर वह आदमी कहता है, शौक में आ जाता है और कहता है, आपको यह कैसे पता। जिसके जवाब में दक्ष कहता है, आप शायद भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वह इंसान कहता है, एक लड़ाई में एक तलवार मेरे दिल के आर पार हो गया था और अब लगभग एक वीक बचे हैं मेरे पास। उसके बाद मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद अपने परिवार के साथ रहूंगा। उसका आदमी का जवाब सुनकर दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, मैं आपको बचा सकता हूँ। लेकिन वह इंसान दक्ष को मन कर देता है उसे बचाने के लिए। जिसके बाद दक्ष कहता है, मैं आपको बचाना चाहता हूँ लेकिन आप यह नहीं चाहते हैं। जिसके जवाब में वह इंसान कहता है, जिन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार डाला आपने मेरी उन सभी को मारने में मदद की और अब मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा। आपने जो गैंग तैयार किया था वह गैंग बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मेरे अलावा आपको कोई भी नहीं पहचानता है। आपको उन सभी को एक बार अपना चेहरा दिखा देना चाहिए। दक्षिणा में अपना सर हिलाते हुए कहता है, मुझे नकाब के पीछे ही रहने दो और क्या गैंग में मौजूद सभी लोगों का बदला पूरा हो गया है। वह आदमी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, सिर्फ एक लड़का बचा हुआ है जिसने अपने दुश्मन को कभी देखा ही नहीं है, जिस वजह से हमें कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है कि किसने उसके परिवार को जान से मारा है। ऐसा लगता है ऐसे उसने उसे देखा है लेकिन वह उसे याद नहीं कर पा रहा है। अब तो मैं भी मरने वाला हूँ और गैंग को अब आपकी जरूरत होगी, इसलिए आप उन सभी से एक बार मिल लेते तो अच्छा होता, क्योंकि मैं तो आपके नकाब के आगे रहता हूँ, जिस वजह से सभी लोग मुझे ही अपना सेकंड बॉस समझते हैं और उन्हें पता चला गया है कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ, इसलिए वह सब आपसे मिलना चाहते हैं। और वैसे भी सभी आपके मास्क को देखा है, आपको नहीं। और जैसे ही उन सभी को पता चला कि 5 साल बाद आपने अपना मास्क मंगवाया है तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दी और वह सभी आपसे मिलना चाहते हैं और सभी मेरे बाद आपके नीचे कम करना चाहते हैं। जिसके बाद दक्ष एक गहरी सांस लेता है और कहता है, उन सभी को कह दो मुझे उन सभी की जरूरत है और मैं नेक्स्ट वीक आपके फ्यूनरल में आऊंगा और उसी दिन से मैं उन सभी को लीड करूंगा आपकी जगह पर। दक्ष की बात सुनने के बाद उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है और जिसके बाद कुछ देर वह दोनों और बात करते हैं और फिर कुछ खा पीकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के वहां से निकलने के बाद रेस्टोरेंट के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते
है सारी फुटेज डिलीट हो जाती है, जिसके बाद शॉप ओनर किसी को कॉल करता है जो उनके डिलीट हुए फुटेज को वापस से रिकवर कर सके। वही दक्ष उस आदमी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए चला जाता है। इसके बाद वह एयरपोर्ट से निकलने लगता है, लेकिन दक्ष को एक लड़की जो ब्लैक ड्रेस में है वह दक्ष को एयरपोर्ट से जाते हुए देखती है। फिर वह किसी को कॉल करती है और कहती है वो लड़का मेरे सामने है और मैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ, अब मुझे क्या करना है। और फिर सामने वाले की बात सुनकर वह कहती है ठीक है, मैं उसका पीछा करती हूँ कि वह कहाँ जा रहा है। दक्ष एयरपोर्ट से निकल जाता है और एक टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन वह लड़की भी एयरपोर्ट के बाहर आ जाती है और एक कार में बैठकर अपने ड्राइवर से कहती है कि दूरी बनाकर उस टैक्सी का करो, जिसके बाद ड्राइवर वही करता है जो उसे करने को कहा गया है। दक्ष टैक्सी के पीछे देखता है और उसे एक ब्लैक कार कुछ दूरी से उनकी टैक्सी का पीछा करते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद वह कहता है अंकल टैक्सी को आगे से राइट ले लेना, मुझे साइड वाली शॉपिंग मॉल में जाना है। जिसके बाद ड्राइवर टैक्सी को राइट में मोड़ लेता है और शॉपिंग मॉल के सामने टैक्सी को रोक देता है, जिसके बाद दक्ष उसे पैसे देता है और टैक्सी वहां से चली जाती है। जिसके बाद दक्ष रोड की तरफ देखता है और उसे एक लड़की ब्लैक ड्रेस में दिखाई देती है जो उसी की तरफ ही आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह कहता है लगता है आज मुझे किडनैप करने का प्लान है, लेकिन यह इसमें नाकामयाब होने वाले हैं। एक बाद दक्ष अपने हाथ में पकड़े सूटकेस को देखता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह लड़की दक्ष के पास आ जाती है और कहती है हेलो मिस्टर, क्या हुआ, मुझे देखकर मुंह फेर रहे हो। जिसके जवाब में दक्ष कहता है मैं मुंह नहीं फेर रहा हूं, बल्कि शॉपिंग करने के लिए मॉल के अंदर जा रहा हूं। इतना कहकर दक्ष मॉल के अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी गेट पर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है अपने सूटकेस को खोलो, हमें देखना है कहीं इसमें कोई बम वगैरह तो नहीं है। जिसके बाद दक्ष धीरे से उसे खोलता है और उन्हें दिखाता है, लेकिन दक्ष के पीछे खड़ी लड़की को दिखाई नहीं देता है कि उसमें क्या है। जिसके बाद दक्ष वहां से चला जाता है। दक्ष के अंदर जाने के बाद वह लड़की भी अंदर चली जाती है। तभी वह लड़की दक्ष का हाथ पकड़कर उसे रोकती है और कहती है अरे रुको, तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम हो कि मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। दक्ष हाथ छुड़ाते हुए कहता है आप बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जिसके जवाब में वह लड़की कहती है ठीक है, फिर हम पहले जान पहचान कर लेते हैं। और फिर वह लड़की दक्ष की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है हाय, मेरा नाम समायरा है और मैं यूक्रेन से हूँ, यहाँ कुछ काम से आई हूँ और मैं यहाँ पर बहुत कम लोगों को जानती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।